नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। एमपी के दतिया में बीजेपी ने आज नरोत्तम मिश्रा की बगावत देखी। पंजाब में कांग्रेस ने आज चरणजीत सिंह चन्नी की बगावत देखी। बिहार के बांकीपुर में ब्लैकमेलिंग से पहले बीजेपी संभल गई। महाराष्ट्र में पवार की पावर पॉलिटिक्स देखकर ठाकरे की पार्टी हत्थे से उखड़ गई। कांग्रेस में जो नॉर्मल है वही बीजेपी में एबनॉर्मल है। जुलाई के सेकेंड सैटरडे को आज छुट्टी का दिन है, लेकिन आज दिन भर इंडियन पॉलिटिकल लीग का स्कोरबोर्ड बहुत तेजी से बदलता रहा। किस पार्टी ने कितना स्कोर किया और बगावत को किसने कैसे टैकल किया, आज की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भला किसने सोचा था कि बीजेपी के एक टिकट के लिए बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाएंगे और बीजेपी शासित सरकार की पुलिस पर पत्थर चलाएंगे। यह भी भला किसने सोचा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा कर लेंगे और बीजेपी के ऑफिस में ही बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। ऐसी कल्पना ना तो दिल्ली में किसी ने की थी, ना भोपाल तक इसकी सुगबुगाहट पहुंची थी। मगर रातों रात हालात ऐसे बने कि बीजेपी सरकार की पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले चलाने पड़ गए। ये सब बीजेपी के उस नेता के क्षेत्र में हो गया जो कुछ महीने पहले तक सूबे का गृह मंत्री था। मध्य प्रदेश के दतिया में कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। उसी दतिया में लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। उसी दतिया में पुलिस पर पत्थर चल गए। उसी दतिया में बीजेपी सरकार के पुलिस वालों को चोट लगी। उसी दतिया में जान बचाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला। यहां पर अभी कुछ ही देर पहले आंसू गैस के गोले चलाए गए। तस्वीरें देखिए, नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है। यहाँ आंसू गैस के गोले चले और यहाँ पर आप पथराव देख रहे हैं। यहाँ पथराव लगातार, ये देखिए, ये पथराव किया जा रहा है। देखिए, पुलिसकर्मी इस तरीके से अपने बचाव के लिए गद्दा लपेटकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ हो गया तो घर वालों को कौन जवाब देगा? ये देखिए, ऐसे पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये देखो, ये नारा देखिए। पुलिस कर्मियों चोटिल, ये पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ है और ये उनके निशान यहाँ पर जानलेवा हमला है हमारे ऊपर है। ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है लोग। मध्य प्रदेश के दतिया की ये घटना इतनी बड़ी है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की रातों की नींद उड़ाकर रखेगी। दतिया में चलाए गए आंसू गैस के ये गोले दिल्ली तक आंखों में जलन पैदा करेंगे। ये सब कांग्रेस में होता तो नॉर्मल होता, लेकिन एमपी के दतिया में जो हुआ वो नॉर्मल नहीं है। बीजेपी दावे करती है कि उसके यहां बगावत के संस्कार नहीं है, उसके यहां बगावत का इतिहास नहीं है। दतिया ने तो वो इतिहास ही बदल दिया। दतिया ने पार्टी का संस्कार बदल दिया। सभी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उसी वजह से ये कार्यकर्ता जब से टिकट हुआ है तब से अभी तक कार्यकर्ता लगातार बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हम सब कार्यालय में बैठे हुए हैं। बाहर जाम भी लगाया था कार्यकर्ताओं ने। पुलिस ने भी, सारे कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। पार्टी अगर सही निर्णय लेती है
तो हम सब पार्टी के साथ है। हम सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था उस कार्यकर्ता को उसका परिश्रम मिलना चाहिए। इस निमित्त हम सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए जो कहेंगे वो पार्टी फोरम पर ही कहेंगे। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। दतिया में जिस वक्त पत्थर चल रहे थे, दतिया में जिस वक्त बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा हो रहा था, उस वक्त नरोत्तम मिश्रा वहां से 20 किलोमीटर दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। दतिया से वो दिल्ली पर दबाव बना रहे थे। दिल्ली पर दबाव नहीं बना तो नरोत्तम मिश्रा का जोश ठंडा पड़ गया, लेकिन उनके बयान के बावजूद सैकड़ों समर्थक दतिया के बीजेपी ऑफिस में जमे रहे और नारेबाजी करते रहे। दतिया में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का सामूहिक इस्तीफा वापस नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर जमी हैं, यानी बीजेपी के लिए समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। दतिया का डेंट अभी बाकी है। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा। आशुतोष तिवारी को जमानत जब्त होगी। की कर रहे थे तैयारी, सुबह बनवास दे दिया जैसे भगवान राम को दिया था। 2008 के पहले कभी भाजपा नहीं थी दतिया में, पूरे दतिया जिला में कभी नहीं थी भाजपा। 2008 के बाद से चुनाव पहली बार जीते हैं नरोत्तम मिश्रा, तब भाजपा आई, तब भाजपा जिंदा हुई है। इसके पहले भाजपा कभी नहीं थी यहाँ दतिया में, और आज तक भाजपा ही है। अब भाजपा खत्म, यहाँ से जमानत अगर नरोत्तम नहीं तो भाजपा। खत्म होने की बात कर रहे हैं। आपके नेता तो कह रहे हैं कि अब इसको उन्होंने स्वीकार। पब्लिक में जाके पूछ सकते हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता है, पब्लिक के जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको यही जवाब मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा के अलावा हमारी पब्लिक किसी को स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप किस पार्टी से? नरोत्तम मिश्रा की आप किस पार्टी? भाजपा पार्टी से। कल 4 बजे से मिश्रा जी की लड़ाई नहीं है, गला बैठ गया हमारा बाबा जी। नरोत्तम मिश्रा जी की लड़ाई नहीं है, कार्यकर्ता यहाँ पिटाए, पार्टी ने पिटवाया। अब ये लड़ाई कार्यकर्ता की और पार्टी की है। जिस प्रत्याशी को हम लोग जानते ही नहीं है, हम उस पर एग्री कैसे हो जाएं? और पूरे व्यापारियों ने स्वयं बाजार बंद किया है। प्रशासन पीछे से कह रहा है तो बाजार खोलो, व्यापारी स्वेच्छा से बाजार बंद कर रहा है और व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि बाजार खोलो। दतिया के पीताम्बरा पीठ को नरोत्तम मिश्रा ने हमेशा अपने पावर हाउस की तरह इस्तेमाल किया। पीताम्बरा पीठ के जरिए नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली दरबार से हॉटलाइन जोड़ रखी। नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी के नंबर 2 का आदमी माना जाता रहा। सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा ने लक्ष्मण रेखा लांघ ली है? नरोत्तम मिश्रा कल तक चुनाव की तैयारी कर रहे थे, घूम घूम कर वोट मांग रहे थे। शाम होते होते नरोत्तम मिश्रा का ही टिकट कट गया। दतिया असेंबली बाय इलेक्शन में पर्चा भरने की डेट 2 दिन में निकल जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल की ट्रेन पकड़ ली है, लेकिन बीजेपी को जानने वाले कहते हैं कि उनकी सियासत वाली ट्रेन छूट चुकी है। ब्लैकमेल पॉलिटिक्स में ताकत दिखानी पड़ती है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने भीड़ दिखाकर ताकत दिखाई। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ने एमएलए और नेता दिखाकर कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, चन्नी ने तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री का फेस बनाने की मांग रख दी। कांग्रेस आला कमान के प्रतिनिधि भूपेश बघेल के साथ मीटिंग से पहले चन्नी तेल और तेल की धार दिखा रहे थे। ऐसी अजय मीटिंग विच आए है, सानू अंदर अजय जान दो, अंदर बैठ के गलबात होएगी सारी, बाकी फिर तेल देखांगे, तेल दी धार देखांगे। चन्नी ने खूब दबाव बनाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पद से हटाने के बदले खुद को अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव के लिए सीएम फेस बनाने की मांग रख दी। पंजाब में 32% वोटर दलित हैं, यानी हर तीसरा वोटर दलित समाज से जुड़ा है। चन्नी भी दलित समाज से आते हैं। दलित वोट के लिए ही कांग्रेस ने 5 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को सीएम बनाया था।
27 के चुनाव से पहले कांग्रेस चन्नी को पंजाब चुनाव की इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चीफ बना चुकी है, लेकिन चन्नी चीफ मिनिस्टर फेस बनना चाहते हैं। कांग्रेस बिना सीएम फेस के पंजाब चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में सीएम फेस डिक्लेयर किए बिना चुनाव लड़ा तो वहां से जीत मिली। हरियाणा और असम में कांग्रेस सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव में उतरी तो वहां उसे हार मिली। सबसे ताजा उदाहरण केरल और असम का है। केरल में यदि कांग्रेस वीडी सतीशन को सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती तो कांग्रेस के बाकी गुट चुनाव से पहले ही बैठ जाते और पार्टी को जीत नहीं मिल पाती। असम में भी यही हुआ। गौरव गोगोई को सीएम फेस बनाने से कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस पंजाब में ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहती, इसलिए चन्नी के प्रेशर के आगे झुक नहीं रही। कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा, इस बात के जिम्मेदारी मेरी है। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना? ये होने नहीं देंगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज लीडर होगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। अरे भाई मेरी जिम्मेदारी है, ये होने नहीं देंगे। जी, आप 5 दिन के दौरे पे पंजाब में आए थे, कोई बदलने वाली बात नहीं है। 5 दिन के दौरे पे क्या लगता है वो मसला जो कांग्रेस का जो ये सारा विवाद चलता आ रहा था, लगता है हल हुआ है? क्योंकि आपकी मीटिंग के बाद भी लीडरों के जो तेवर हैं वो अलग से नजर जो आपसी लड़ाई थी कांग्रेस। देखो, परिवार ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है उसमें कोई बदलाव नहीं। राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बता रहे थे। अब उनकी पार्टी में ही कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर का जुमला उछल गया है। पंजाब कांग्रेस में कौन है कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर? अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग या चरणजीत सिंह चन्नी? कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया? नाम तो नहीं। अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल 4.5 साल पौने 5 साल इकट्ठे रहे, और जे कोई साडे चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तां असीं इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते जो उन्होंने बयान दिते है। पर उन्होंने गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए। राजनीति में सत्ता ही सर्वोपरि है। संगठन, अनुशासन, विचारधारा और पार्टी परिवार, ये सब बातें पोस्टरों में अच्छी लगती हैं। अंदर से नेताओं का आंतरिक सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है। पंजाब में जो हो रहा है वो कांग्रेस के लिए सामान्य बात है। कांग्रेस के लिए राजस्थान में यही हाल है, एमपी में यही हाल है, कर्नाटक में यही हुआ, लेकिन बिहार के बांकीपुर में जो हुआ वो बीजेपी के लिए नॉर्मल नहीं है। बांकीपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। नितिन नवीन ने अपने करीबी अभिषेक बंटी को टिकट दिला दिया, लेकिन 35 साल पुराने चारा घोटाला केस में बंटी के मां बाप को मिली सजा 35 साल बाद बेटे बंटी के लिए सजा बन गई। चारा घोटाले की 35 साल पुरानी फाइल प्रशांत किशोर के पास पहुंच गई। प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे। पीके की तैयारी की भनक किसी तरह बीजेपी आला कमान तक पहुंच गई। कुछ घंटे पहले जिस उम्मीदवार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के 5 दल मिलकर वोट मांग रहे थे, शाम होते होते अचानक पारिवारिक वजह बताकर वो कैंडिडेट ही मैदान से हट गया। नीरज सिन्हा कल सुबह तक अपने दोस्त बंटी के नाम का पर्चा बांट रहे थे। दोपहर बाद बीजेपी ने उनको ही बांकीपुर सीट से कैंडिडेट बना दिया। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं।
आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है। इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान, अब उनको चिंता करने दीजिए। 3 तारीख को जब वो रिजल्ट आएगा तो मुकम्मल हिसाब इनसे होगा। अब एक तस्वीर महाराष्ट्र की, जिसे देखे बिना आज की सियासत की रफ्तार को समझना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों की यह एक्सक्लूसिव तस्वीर 17 जून की है, जब स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से ये सांसद महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे और स्पीकर ओम बिरला के सरकारी आवास पर जाकर पार्टी बदलने के जरूरी दस्तावेजों पर साइन किए थे। ओम राजे निम्बालकर सुबह 6:30 बजे ही ओम बिरला के घर पर पहुंच गए थे। उद्धव के बाकी 5 सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, भाऊ साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल ने 17 जून की सुबह 9:30 बजे स्पीकर से मुलाकात की थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी पर किया गया ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया। अब शरद पवार को लेकर नए ऑपरेशन की चर्चा है। शरद पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के केबिन में कुछ विधायकों से मिले तो ठाकरे की पार्टी के तेवर गर्म हो गए। 7 साल पुरानी दोस्ती एक दिन में छटक गई है। नाराजगी नहीं है और उनके खिलाफ भी कोई नहीं है। बात यही है, संसद के टाइम यही था कि रोल कॉल में हमारा आंकड़ा पहला था, हमारा नंबर पहला था, इसलिए हम दावा कर रहे थे। पवार साहब सबसे सीनियर हैं, लेकिन कल जो घटना घटी है, राउत साहब ने भी बयान दिया है, जो उनको दुख हुआ है वो व्यक्त हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी महाराष्ट्र से जो महाराष्ट्र लूट रहा है और जो राम मंदिर लूट रहा है उसके साथ ना बैठे। शरद पवार परिवार और पार्टी को एक करने की बिसात बिछाते बिछाते अचानक शिंदे से क्यों मिले, इसका खुलासा होने में अभी देर है, लेकिन यूपी चुनाव की गर्मी चढ़ने में कोई देर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव का पारा चढ़ा रखा है। अखिलेश यादव जब तक रामलला के दर्शन करने राम मंदिर पहुंचेंगे, तब तक योगी आदित्यनाथ अखिलेश की पहुंच से दूर, बहुत दूर निकल जाने के प्रयास में है। योगी ने यूपी में पॉलिटिक्स का पैडल बहुत तेज दबा रखा है। ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता, तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा, कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का वातावरण, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, व्यापारी को भी सुरक्षा देंगे, सभी को सुरक्षा देकर के नौजवान के हाथ को काम देंगे। यूपी की 403 सीटों में से 202 सीटें जीतने पर सरकार बनती है। मोटे तौर पर 150 सीटें बीजेपी की मजबूत सीटें हैं, जैसे बीजेपी सामान्य तौर पर हार नहीं सकती। 150 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी मजबूत सीटें मानी जाती हैं, जैसे थोड़ी सी मेहनत करके और सही कैंडिडेट देकर जीता जा सकता है। बाकी बची 103 सीटें, तो उन्हीं 103 सीटों के लिए यूपी चुनाव का दंगल सजेगा। जो पार्टी या जो गठबंधन 202 का आंकड़ा छुएगा, वो सरकार बनाएगा। 202 का मैजिक नंबर टच करने के लिए ही अखिलेश यादव पीडीए के साथ सवर्ण हिंदू वोट ऐड करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पहले से ही चौकीदारी कर रहे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54% हिंदुओं के वोट मिले थे, सपा को 26% हिंदुओं के वोट मिले थे, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2-3% हिंदुओं के वोट मिले थे। सपा और कांग्रेस हिंदुओं के वोट की कमी को मुस्लिम वोट से पूरा करती हैं और यहीं फंस जाती हैं। तुष्टीकरण वाला दांव मुस्लिम मोहल्ले में तो चल जाता है, लेकिन हिंदू मोहल्ले में बैकफायर कर जाता है। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे,
और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी की खबर फैली तो बीजेपी को जोर का झटका लगा था। अखिलेश को राम मंदिर में मौका देखने लगा था, लेकिन पिछले 35 दिनों में ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को पटरी पर ला दिया है। अब राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए पहली मीटिंग हो चुकी है। 1 महीने के अंदर अंदर राम मंदिर को नया सीईओ मिल जाएगा। योगी के चुनाव अभियान को थोड़ा और बूस्टअप मिल जाएगा।